गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी यूनिट चल रही है वो जेनेटिक्स चल रही है। और जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 लगाने वाले हैं। अभी तक इस चैप्टर के हम लोग 18 लेक्चर्स लगा चुके हैं और इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। देखेंगे कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर आज हम लोगों को स्टडी करने हैं। तो पहला तो हमें देखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से हैं और दूसरा देखना है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि आज हमें क्या क्या स्टडी करनी है। रिकैप नहीं कराता हूं, आपको सिलेबस बता देता हूं कि आज का जो सेशन है उसमें हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो इसमें हमें बात करनी है मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। जो भी बच्चे नए हैं पुराने लेक्चर्स जरूर देखेंगे, वहां पर मैंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। 3 तरीके के कलर ब्लाइंडनेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ये भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और लास्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और कलर ब्लाइंडनेस, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं जो पहले के लेक्चर से, आप जरूर लगाइएगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। और जो हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसमें आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। क्योंकि इसके पहले हम लोग क्लाइनफिल्टर और टंडर सिंड्रोम, इन दोनों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आज हमें बात करनी है डाउन सिंड्रोम की। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग? हीमोफीलिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और किस तरीके से ये इनहेरिटेड होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और जो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनकी बात हम लोग कर लेते हैं। अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो पहला पॉइंट कहता है कि ये जो हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है इसका टाइप क्या है बच्चों? तो इसका टाइप है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक है, which show its transmission from unaffected carrier female। जो फीमेल होगी, जो कैरियर है, वो तो विदाउट अफेक्टेड होगी, मतलब अनअफेक्टेड होगी, लेकिन कैरियर की तरह काम करेगी और ये अपने मेल प्रोजीनी में इसको ट्रांसफर कर देगी, जो कि वाइडली हम स्टडी करेंगे पेडिग्री में। आप जानते हैं जब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब एक फीमेल के द्वारा एक कैरेक्टर फीमेल से, अगर फीमेल की हम बात कर लें कि मदर से अगर उसके सन में ट्रांसफर हो रही है और सन से फिर ग्रैंड डॉटर में ट्रांसफर हो रही है, तो इस तरीके को जो इनहेरिटेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहीं पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हीमोफीलिया के केस में जो मदर है वो कैरियर है, मतलब अफेक्टेड कैरियर अनअफेक्टेड है, वो स्वयं तो इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, लेकिन ये जो इनहेरिटेशन का पैटर्न है वो मदर से उसके सन में जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस डिसीज में होता क्या है कि एक जो सिंगल प्रोटीन है, जो कि कैस्केडिंग जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, जो ब्लड क्लॉटिंग थ्योरी है, आपको पता है उसमें जो फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर की अगर हम बात करें, उसमें से एक जो सिंगल प्रोटीन होती है जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती है, वो जो प्रोटीन है वो इन्वॉल्व होती है इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वो क्या हो जाती है? अफेक्टेड हो जाती है। वो प्रोटीन क्या हो जाती है? उसकी कमी हो जाती है। और अगर एक ऐसी प्रोटीन जो ब्लड की क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर वो एब्सेंट हो जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग क्या होगी? जल्दी नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग क्या हो जाएगी? अफेक्टेड हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए हीमोफीलिया के केस में क्या हो रहा है कि अगर ये प्रोटीन प्रॉपर नहीं बन पा रही है, उस प्रोटीन के लिए पर्टिकुलर जीन अफेक्टेड हो गया है, तो उस इंडिविजुअल में अगर कोई एक सिंपल कट भी लग जाता है तो इसके फलस्वरूप नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, लगातार ना रुकने वाली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि जो कैरियर होती हैं, जो फीमेल कैरियर है वो कैसी रहेगी? वो हेट्रोजाइगस होगी। कंडीशंस कैसी होगी? हेट्रोजाइगस फॉर्म्स में होगी फॉर हीमोफीलिया के लिए। और इंपॉर्टेंस क्या है
कि ये जो हेटेरोजाइगस फीमेल है वो ट्रांसमिट कर सकती है डिसीज टू सन में, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, मदर से सन में जाएगा, फिर सन से ग्रैंड डॉटर में जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यहां पर क्या समझना है आपको कि एक्चुअली एक फीमेल के लिए हीमोफिलिक होना बाई चांस की बात है, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि एक फीमेल अफेक्टेड हो जाए हीमोफीलिया से। उसके लिए कारण क्या है? अगर किसी फीमेल को अफेक्टेड होना है उसके लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। दो शर्त क्या है? पहली शर्त कहती है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसमें से जो उसकी मदर है, मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, मदर को एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए, अर्थात कैसी होनी चाहिए, वो हेटेरोजाइगस फीमेल होनी चाहिए। और उसके जो फादर हैं, मतलब मदर के जो हस्बैंड हैं, फादर हैं, उनको भी हीमोफिलिक होना होगा, तभी जो फीमेल है, जो फीमेल प्रोजेनी है, उसमें हीमोफीलिया आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए चूंकि दो शर्तें कभी जल्दी पूरी नहीं होती, इसलिए फीमेल में बहुत ही रेयर आपको हीमोफिलिक आपको फीमेल देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे हीमोफीलिया से रिलेटेड जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर समझने वाली बात क्या है? पहली समझने वाली बात तो ये है कि ये जो हीमोफीलिया है एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, पहला पॉइंट। सेकंड, इसमें जो कैरियर है वो हेटेरोजाइगस होगा, अगर फीमेल यहां पर हेटेरोजाइगस होनी चाहिए। और तीसरी पॉइंट ये है कि अगर कोई फीमेल प्रोजेनी है तो उसके अफेक्टेड होने के चांस बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो शर्तें पूरी होनी होगी। दो शर्तें कौन सी? वो जो फीमेल प्रोजेनी है उसके फादर और मदर को हेटेरोजाइगस होना पड़ेगा, मतलब कैरियर होना पड़ेगा, और फीमेल को भी कैसे, जो मदर और जो उसके फादर हैं वो कैसे होने चाहिए, वो भी हीमोफिलिक होने चाहिए, तभी फीमेल जो फर्स्ट मतलब जो प्रोजेनी है जो फीमेल, तभी वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हीमोफीलिया से रिलेटेड जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, जरा नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर देख लेते हैं। हम बात करेंगे अब किसकी? सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल आप जानते हैं, सिकल का मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे गांव में एक इस तरीके से एक काटने के लिए एक औजार होता है जिसके द्वारा ये फसल को काटते हैं। तो यहां पर जो आरबीसी का शेप होता है कुछ ऐसा ही हो जाता है, जिसकी वजह से इस डिसीज को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। यहां पर होता क्या है, किसकी वजह से होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें माइडोस्टेट, तो ये जो फिगर है ये मैंने एनसीईआरटी से लिया गया है, और यहां पर आपको दो तरीके की आरबीसी आपको दिखाई जा रही है। एक ये आरबीसी जो नॉर्मल है, और यहां पर आप देखिए ये अफेक्टेड आरबीसी है, यस, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप कैसा हो गया? सिकल सेल जैसा हो गया। यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम बात करें कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में इसमें अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में कि जो बीटा चैन है, कौन सी बेटा? जो बीटा ग्लोबिन चैन होती है हीमोग्लोबिन की, आप देखिए यहां पर बीटा ग्लोबिन चैन यहां पर दिखाई गई है। तो बीटा ग्लोबिन चैन में ये जो क्रम होता है अमाइनो एसिड्स का, देखिए वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोसिन, प्रोलीन, और यहां पर आपको दिख रहा है ग्लूटामिक एसिड और यहां पर ग्लूटामिक एसिड। तो यहां पर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की ये जो बीटा ग्लोबिन चैन है, इसकी जो 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है नॉर्मल चैन में? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 पोजीशन में वैलिन आ जाता है, अर्थात 6 पोजीशन में वैलिन ने क्या किया? ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया। यहां पर आप देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड का जीएजी है, लेकिन यहां पर ये जो ग्लूटामिक एसिड है उसको किसने रिप्लेस कर दिया? उसको रिप्लेस कर दिया वैलिन में। तो वैलिन ने चूंकि रिप्लेस किया है, इसकी वजह से ये जो हीमोग्लोबिन की आप ये बीटा चैन देख रहे हैं, इसमें क्या आ जाती है? इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और जब एबनॉर्मलिटी आएगी तो इसकी वजह से कई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके से देखने को मिलेंगे, जरा इसको समझ लो। पहला चेंजेस आपको क्या देखने को मिलेगा अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की? तो सबसे पहले अगर हम फैक्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया ये भी एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है।
ऑटोसोम और एलोसोम आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। पेयर कितने होते हैं? 23। 23 में आपको पता है जो 22 पेयर हैं क्रोमोसोम के वो होते हैं ऑटोसोम, और जो लास्ट जो पेयर होता है अगर हम फीमेल की बात करें तो वो होता है XX, और अगर हम मेल की बात करें तो लास्ट पेयर होता है वो होता है XY। और यही जो दोनों पेयर हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन ये जो 22 पेयर हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोसोम। तो अगर यहां पर ऑटोसोम में ऑटोसोम ये लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट वाला ये जो डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, तो एक तरीके का ये ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है। तो अगर हम बात करें दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो प्रोजेनी में जो भी प्रोजेनी यहां पर आएगी, प्रोजेनी में आने के लिए जरूरी क्या है कि दोनों पेरेंट्स को क्या होना चाहिए? कैरियर होना चाहिए इस पर्टिकुलर जीन के लिए, तभी प्रोजेनी में आपको ये डिफेक्ट नजर आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक्चुअली ये जो डिसीज है, डिसीज जो कंट्रोल होती है, इसमें एक सिंगल पेयर इन्वॉल्व होता है किसका? एलील्स का। ये एलील्स किसके हैं? ये एलील्स किसके हैं? अगर हम बात करें तो ये एलील्स ही तो हीमोग्लोबिन के एलील हैं। दो एलील्स हैं, एक है HbA और दूसरा एलील है HbS। आप जानते हैं आउट ऑफ द 3 अगर हम पॉसिबल जीनोटाइप देखें तो अगर वहां पर होमोजाइगस इंडिविजुअल है, किस एलील के लिए होमोजाइगस इंडिविजुअल है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HbS के लिए। तो HbS का अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? HbS। तो अगर तो यही शो करेगा डिसीज्ड फिनोटाइप। तो आपको क्या शर्त नजर यहां पर आई कि प्रोजेनी में, अगर प्रोजेनी में होमोजाइगस इंडिविजुअल हो, और होमोजाइगस भी किस एलील के लिए? HbS के लिए। अर्थात HbS अगर एक ऑर्गेनिज्म में आ गया है तो ही वो पर्टिकुलर जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड होगी इसी जेनेटिक डिसऑर्डर से जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है बेटा? चलो जरा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, देखो आपने ये तो बोल दिया कि भाई होमोजाइगस कंडीशन में प्रोजेनी अफेक्टेड रहेगी, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है अर्थात HbA HbS दो एलील एक साथ हैं जो अलग अलग हैं, तो यहां पर जो इंडिविजुअल आपको दिखेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन वो कैरियर की तरह तो काम करेगा, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिसीज, और वहां पर 50% प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांसमिशन की ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, thus exhibiting sickle cell trait। मतलब 50% चांसेस हैं, और जो यहां पर हेट्रोजाइगस है वो अनअफेक्टेड रहेगा लेकिन वो कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है माय डियर स्टूडेंट कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है अमीनो एसिड का, जो कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया है, इन द ग्लोबिन प्रोटीन, जिसकी वजह से जो सिंगल बेस है सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता था 6 कोडान में, वहां पर क्या हो रहा था? बीटा ग्लोबिन चेन, वहां पर GAG to GUG, वहां पर ग्लूटामिक एसिड्स को क्या कर रहा था? वैलिन ट्रांसफर कर दे रहा था। क्लियर है? जरा फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर ये चीज हो रही थी। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा था कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है, इस ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग जाता है? यहां पर आकर वैलिन लग जाता है। देखो 6 पोजीशन पर यहां पर वैलिन लग गया, जिसकी वजह से ये चेंजेस होने की वजह से आपको सिकल सेल एनीमिया जैसा जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यही बात मैं आगे बता रहा था आपको। तो यहां पे जो हम लोग ने पॉइंट्स देखे, तो वो यही पॉइंट्स लिखा हुआ है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है अमीनो एसिड्स का इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। GUG किसके लिए है? वैलिन के लिए, और GAG किसके लिए? ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। यही इसकी वजह से ही आपको जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है।
अब देखो, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो आरबीसी का शेप कैसा होता है। जो आरबीसी का शेप है अगर हम देखें तो जो बाई कंकेव होता है, बाई कंकेव से ये शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप में चेंज हो जाता है। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि जब ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन किसको बोल रहे हैं, उसको, उस हीमोग्लोबिन को बोल रहे हैं जिस हीमोग्लोबिन की बीटा चैन में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो जब इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होता है अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन में, तो अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से क्या हो जाता है, जो आरबीसी का शेप है वो कन्वर्ट हो जाता है बाई कंकेव से सिकल सेल में। बात समझ में आई? जो म्यूटेंट जो बना है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है, अब चूंकि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाएगी भाई, हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। अब वो ऑक्सीजन को प्रॉपर बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो आरबीसी का शेप है वो बाई कंकेव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई आपको? तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने यहां पर क्लियर किया कि व्हाट इज द सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, यस, अब हम लोग बात कर लेते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया की। अगर हम फेनिलकीटोन्यूरिया की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो फेनिलकीटोन्यूरिया के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एक चीज याद रखिएगा, फेनिलकीटोन्यूरिया में आप यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि फेनिलकीटोन्यूरिया नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें जो फेनिल एलानाइन होता है, फेनिल एलानाइंस को एक एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें, टाइरोसिन में। मैं बता देता हूं कि यहां पर होता क्या है कि ये जो फेनिल एलानाइन है, इसको एक एंजाइम है जो इसको टाइरोसिन में कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए, पर्टिकुलर जो जीन इस एंजाइम को बना रही है अगर वो इनएक्टिवेट हो जाए, वो म्यूटेट हो जाए, तो ये एंजाइम रहेगा नहीं। तो जब ये एंजाइम नहीं रहेगा तो फेनिल एलानाइन टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर होगा क्या, तो इस एंजाइम की एब्सेंस में ये फेनिल एलानाइन ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा फेनिल पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेनिल पायरुविक एसिड प्लस इसके कुछ फेनिल पायरुविक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स भी बन जाते हैं, और ये सारे जो केमिकल्स हैं ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके ब्रेन में माय डियर स्टूडेंट एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और जब ब्रेन में ये फेनिल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स एक्यूमुलेट्स होते हैं तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है, रिटार्डनेस आ जाती है, जो आईक्यू क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। ये होता है प्रॉपर फेनिलकीटोन्यूरिया। जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली एक तरीके की ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म की, और ये भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, और ये भी एक टाइप है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का। सेकेंड पॉइंट बात करें, इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है, वो एंजाइम जो फेनिल एलानाइन को कन्वर्ट करता है टाइरोसिन में। अब अगर फेनिल एलानाइन टाइरोसिन में कन्वर्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम एब्सेंट है, तो होगा क्या कि ये जो फेनिल एलानाइन है वो टाइरोसिन में कन्वर्ट होने की जगह ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ अदर डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनका ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब ब्रेन में ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है, मतलब जो बौद्धिक क्षमता है उसमें कमी हो जाती है, ब्रेन का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney। और चूंकि किडनी जो है ये जो बने हुए हैं कौन सा, ये फेनिल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स हैं, इसको प्रॉपर इसको एब्जॉर्ब करेगी नहीं, तो यूरिन्स के थ्रू भी ये बाहर जाएगा। तो इस डिसीज को हम बोलते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
कि फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर की जो हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एक्चुअली होता क्या है बेटा कि अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो यहां पर क्या होता है, फेल्योर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। एक्चुअली बेटा एक टर्म है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, या तो क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा या क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ये कब होता है? सेल डिवीजन के दौरान होता है। क्लियर है? अब जरा यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के टाइप्स क्या है। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखिए एक छोटा सा बेबी है, लेकिन इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है कुछ नॉर्मल है। जैसे आप देखें कि जो हेड है वो पीछे से चपटा होगा, फ्लैट बैक होगा इसका हेड। इसके जो फिंगर टिप्स हैं यहां पर बहुत सारे आपको लूप्स देखने को मिलेंगे। तीसरा, इसकी पॉम क्रिएज होगी। पॉम क्रिएज का मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमारी हाथ है, पॉम्स है, इसमें एक हार्ट लाइन होती है और हेड लाइन होती है, तो दोनों लाइनें आपस में फ्यूज कर जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर आपको पॉम क्रिएज देखने को मिलता है। ये स्पेशल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको बहुत मतलब इसी जेनेटिक डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम की। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम का और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आप देखिए जो फेस है वो कैसा है, चौड़ा है और चपटा है, फ्लैट है। इसके अलावा जो इसकी टंग अगर आप देखें तो टंग का जो साइज होगा वो बिग होगा और रिंकल्ड होगी, मतलब झुर्रीदार होगी, रिंकल्ड है। इसके अलावा इसमें आपको जन्म से ही कंजेनाइटल हार्ट डिसीज आपको देखने को मिलेगी। आप देखते हैं कई बच्चे पैदा होते हैं और जन्म से ही उनको हार्ट डिसीज देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम्स के जो सिम्टम्स हैं वो आप यहां पर देख रहे हैं। अब ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है? जैसे कि मैंने बताया, डाउन सिंड्रोम भी एक तरीके की एन्यूप्लॉइडी है। यहां पर कोई क्रोमोसोम या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा। जरा डाउन सिंड्रोम के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर डाउन सिंड्रोम के केस में माइलोस्टेंट देखें तो यहां पर होता क्या है, यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें होता क्या है कि इसमें एडिशनल कॉपी जो होती है 21 नंबर के क्रोमोसोम्स की वो ऐड हो जाती है, अर्थात ट्राइसोमी हो जाती है 21 नंबर की क्रोमोसोम्स की। मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो इस डिसऑर्डर को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो किया था लैंगडन डाउन ने 1866 में। मैंने क्या बताया यहां पर? मैंने बताया जैसे आपको पता है कि कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं 23, और 23 में जो 21 नंबर का जो पेयर है, पेयर में क्या होगा, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये। लेकिन अगर 21 नंबर क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम और इसमें ऐड हो जाए तो पोजीशंस कैसी हो गई, ये ट्राइसोमी हो गई। तो ट्राइसोमी किसकी हो गई? 21 नंबर के क्रोमोसोम की। और 21 नंबर का क्रोमोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स ही है बेटा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, अर्थात जहां पर ये डाउन सिंड्रोम जो जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो शार्ट स्टैचर्स होगा, जो उसका बॉडी का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। स्मॉल राउंड हेड होगा, जो हेड है छोटा होगा, राउंड होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया। फरोड टंग होगी और पार्शली ओपन माउथ होगा। ओपन जो है, जो माउथ है हल्का सा ओपन रहेगा, हर समय थोड़ा सा खुला रहेगा। जैसे जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, लेकिन उसका नॉर्मल पोजीशन में भी माउथ हल्का सा ओपन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो पॉम है, जो ये हथेली है, अगर हम पाम की बात करें तो वो ब्रॉड होगी और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाम क्रिएज देखने को मिलेगा। पाम क्रिएज का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर आप पाम में देखें तो यहां पर आपको एक हार्ड लाइन और आपको हेड लाइन मिलती है, दोनों फ्यूज कर जाती हैं। तो इस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत कम देखने को मिलता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स किसका है, ये डाउन सिंड्रोम का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट
सब के सब क्या हो जाते हैं, रिटार्डेड हो जाते हैं। तो देखिए डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा है कितना ज्यादा सफर करता है। देख रहे हैं, सिर्फ क्या हुआ है कि यहां पर 21 नंबर के क्रोमोसोम की एक कापी और आके जुड़ गई है, ट्राइसोमी हो गया है, और उसकी वजह से इतने सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आज हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी देखे हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी देखे हैं। तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा है, मुझे आई होप आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लेक्चर्स को जरूर लाइक करिए, क्योंकि जो आपका लाइक है ना वो हमको मोटिवेशन देता है, हमारी टीम को मोटिवेशन देता है कि यस हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको समझाने में हम सफल हो पा रहे हैं। इसके साथ ही जो बच्चे आज नए हैं उनका मोस्ट एंड वार्म वेलकम है बच्चों। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे आने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स या आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिले, तो सिंपल सा काम आप कर लीजिए। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए करना क्या है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर DNCMI टाइप करिए, और वहां पर आपको नीचे दिखेगा DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है। यहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में प्लेलिस्ट के अनुसार आपको सारे चैप्टर्स मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सेकेंड रास्ता ये है कि अगर अभी ये आप जो लेक्चर्स है अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पहचानने के लिए मेरी फोटो यहाँ पर प्रॉपर लगी हुई है। अभी तक पूरे इंडिया से 18,500 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं, और अब आपका भी बहुत मोस्ट वेलकम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है माय डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर आपको 2 कॉन्टेक्ट नंबर मिले हैं, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे डायरेक्ट फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। तो लास्ट में सभी को थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय, गुड नाइट।